महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, बिजली देंगे, काले धन को वापस लाएंगे। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी 10 साल के कुशासन पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता पूछना चाहती है कि 10 साल का आपका कुशासन, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, ये किसी राज्य का चुनाव नहीं है। और ये रॉबर्ट वाड्रा का जो भ्रष्टाचार है, श्रीमती गांधी के जो दामाद है उनका ये भ्रष्टाचार है, श्री राहुल जी के जो जीजा जी हैं उनका ये भ्रष्टाचार है। देश की जनता पूछना चाहती है कि कृषि की विकास दर घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यानी कि श्रीकांत जी, ये आप भी मानते हैं कि मुद्दे बहुत ज्यादा है देश की जनता के सामने, आम आदमी के सरोकार के कई सारे मुद्दे हैं। एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। श्रीकांत जी, और भी मेहमान है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं सुन सकती हूँ, माफ कीजिएगा। जेडीयू नेता प्रोफेसर रामकिशोर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर रामकिशोर जी, क्या आपको लगता है कि जो पूरा जो सियासी घमासान है, जो चुनावी मुद्दे हैं, वो अब बस मोदी पर आके सिमट गए हैं? रामकिशोर जी, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? लेकिन पहुंच रही है। रामकिशोर जी, ये बताइए, हर पार्टी के निशाने पर मोदी ही क्यों है, आम आदमी क्यों नहीं है उसके एजेंडा पर, उसके रडार पर? आपको वोट मोदी से नहीं लेना, किसी भी पार्टी को मोदी से वोट नहीं लेना है, 125 करोड़ की आबादी से वोट लेना है, फिर मोदी का जिक्र क्यों बार बार? देखिए, मोदी का जिक्र करना बेमानी है, कोई उनके जिक्र से लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी के समय, अडवाणी जी के समय, जोशी जी जो नीतियों पर बात करते थे, वह नीतियों पर बात करना मोदी के नेतृत्व में छूट गया है। सिर्फ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से पिछले 45 वर्षों से हमारा संबंध था। जब भारतीय जनता पार्टी में मोदी मॉडल शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ व्यक्तिगत आक्षेप है, व्यक्तिगत आलोचना है, नए अटल जी की तरह बोलते हैं कि इनकी विदेश नीति क्या होगी, इनकी आर्थिक नीति क्या होगी, इनकी औद्योगिक नीति क्या होगी, इनकी सामाजिक नीति क्या होगी, इनकी शिक्षा नीति क्या होगी, या गरीबों के उत्थान के लिए कौन कार्यक्रम करेंगे। रामकिशोर जी, बहुत अहम बात आपने यहां पर कही है कि नेता नीतियों की बात क्यों नहीं करते हैं, ये व्यक्तिगत आक्षेप, ये आरोपों की राजनीति क्यों करते हैं। कांग्रेस नेता अजीत जोगी जी इस वक्त बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, ये बताइए, बात शुरू हुई थी चाय वाला से, खत्म हो रही है, चूहे तक की बात हो रही है, आम आदमी की बात क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। देश की राजनीति में जिस तरह से संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिस तरह से संयम रखकर राजनीति की बात करनी चाहिए, नीति की बात करनी चाहिए, अपने कार्यक्रमों की, अपने विचारों की बात करनी चाहिए, अपनी विचारधारा की बात करनी चाहिए, वैसा देश में नहीं हो रहा है। और इसके लिए मैं प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी को और श्री नरेंद्र मोदी को जवाबदार मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी भी संयमित भाषा का, संतुलित भाषा का, भद्र भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। कभी शाहजादा बोलते हैं, कभी न जाने किस किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। वो राष्ट्र के चलिए श्रीकांत जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी भी बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना होगा। अशोक जी, ये बताइए, आज अखिलेश यादव कहते हैं मोदी का मतलब है मॉडल ऑफ डिवाइडिंग इंडिया, ये समझाने की जरूरत क्या थी? सूबे में, यूपी में आपकी सरकार है, आप अपने विजन की बात करिए, नीतियों की बात करिए, मोदी की बात क्यों हो रही है? क्या सहूलियत लगती है पार्टियों को मोदी पर निशाना साधना? देखिए, जहां तक बात है मोदी जी के नाम के डिफिनीशन का, तो हम बाद में बताएंगे। आपको पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश में जब मोदी जी आए थे तो गुजरात मॉडल लेकर के आए थे, गुजरात मॉडल का विकास दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के विकास का आईना उनको दिखा दिया और उनसे पूछा कि गुजरात मॉडल क्या, हमको बताइए तो। लेकिन किसी भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया, कहीं भी वो खड़े नहीं उतरे और रोज अपना मुद्दा बदलते रहे। देखिए, आज वो रॉबिन हुड के रोल में हैं, वो रॉबिन हुड जो गरीबों को लूट करके अमीरों को देता है। पहले बीजेपी नेता श्रीकांत जी हमारे साथ मौजूद है। श्रीकांत जी, अब आपकी बारी आ गई है, अब आप बताइए, क्या नरेंद्र मोदी रॉबिन हुड के रोल में नजर आते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों ने 60 साल से इस देश को लूटा है,
और पिछले साल से कांग्रेस के साथ जो लोग इस लूट में शामिल है, उन सबके इशारे पर गुड गवर्नेंस के प्रतीक, विकास के प्रतीक नरेंद्र भाई मोदी है। क्योंकि ये लोग दिखावे के लिए सिर्फ आम आदमी की बात करते हैं या दिखावे के लिए करते हैं कि ईमानदारी से ये इस देश की जनता के विरोधी है, ये सब लोग विकास विरोधी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को चुनौती देता हूं कि भाजपा शासित राज्यों में 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, बेरोजगारी ना के बराबर है, तो आपके राज्यों में क्यों नहीं है? जहां तक हमारे कांग्रेस के मित्र वरिष्ठ नेता हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, कहते हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। ये क्या मौत का सौदागर कहना क्या कोई शब्दावली है आपकी? क्या आदमखोर कहना क्या आप मानते हैं कि अच्छे शब्द हैं? क्या नपुंसक कहना है? नपुंसक, मौत का सौदागर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो आप ही के नेता की तरफ से हुआ था। किससे पूछ रहे हैं? जोगी जी आपसे सवाल है। जी, प्रारंभ किसने किया? ये देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर प्रारंभ किया सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोलकर। अरे सबसे पहले प्रारंभ किया राहुल गांधी ने आदमखोर बोलकर, नपुंसक बोलकर। इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में चालू किया शहजादे से, चालू किया इस तरह की अभद्र भाषा से, चालू किया इन लोगों को वापस भेज दूंगा, बांग्लादेशियों को, मुसलमानों को बंगाल से वापस कर दूंगा, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। जोगी जी, जहर की खेती वाला बयान तो आपकी पार्टी की तरफ से आया था, चाय वाला भी मोदी को आपकी पार्टी के नेता ने ही कहा था। देखिए, ये जहर की खेती, चाय वाला, ये शब्द उतने आपत्तिजनक नहीं है जैसे शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी अपने हर भाषण में करते हैं। एक स्तर से नीचे एक शब्द बताइए, मैं छत्तीसगढ़ का प्रमाण दूंगा, छत्तीसगढ़ में मैं जोगी जी, मेरा नाम लेकर बोलते प्रसाद हैं। वर्मा के शब्दों के बारे में आप क्या कहेंगे? जिन शब्दों को चुनकर वो मोदी पर हमला करते हैं, उन शब्दों का हम उन शब्दों को बयां भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये तो जब एक बार चालू हो जाता है राजनीति में, आप एक स्तर पर उतर जाएंगे तो दूसरा भी फिर उसका जवाब उसी स्तर पर देने के लिए मजबूर हो जाता है। यही हुआ है। चालू नहीं करना था। अगर वो अपने आप सपना देख रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो अटल जी का उदाहरण सामने। अटल जी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, पर पूरे देश ने उनको स्वीकार किया। चलिए श्रीकांत जी से जवाब देते हैं। श्रीकांत जी, गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल से वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट तक पहुंचने की क्या जरूरत थी? अटल जी को देखिए, हम पहले से गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जनता के जहन में जरूर आता है कि श्रीमती गांधी के दामाद की संपत्ति 1 लाख से 300 करोड़ तक कैसे पहुंचती है? इस देश में गरीबी बढ़ रही है, लोगों को बिजली नहीं है क्योंकि कोयला की खदानों में घोटाला किया, मोबाइल घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का आपने घोटाला किया, अनाज आपका एफसीआई के गोदाम में सड़ रहा है, वहां आपने घोटाला किया, एयरसेल मैक्सिस का घोटाला आपने किया। देश की जनता तरस रही है बिजली के लिए। श्रीकांत जी, बहुत ईमानदारी से बताइए, हमें समझाइए कि 1 लाख से 300 करोड़ तक कैसे? श्रीकांत जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल जनता पूछना चाहती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। सवाल जनता सिर्फ यही पूछना चाहती है, सिर्फ अडानी और वाड्रा के बारे में ही जनता जानना चाहती है। बिना आधार के आरोप लगाना है तो मैं कह रहा हूं कि श्रीकांत जी की संपत्ति 1 रुपए से 400 करोड़ हो गई। ऐसा कहने से क्या हो जाता है? रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 1 लाख से 300 करोड़ है, इसका कोई सबूत है आपके पास? और अगर सबूत है तो राजस्थान में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी मुख्यमंत्री है, वो मुकदमा क्यों नहीं चलाती? चलिए जोगी जी, अब आपसे और श्रीकांत जी दोनों से मेरा एक ही सवाल है। 125 करोड़ की आबादी वाला ये देश भारत, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, क्या इससे बड़ा मुद्दा नहीं है देश के सामने? क्या मुद्दा सिर्फ अडानी और वाड्रा ही है? आप दोनों मुझे बताइए। मैं कहता हूं ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। पर शुरुआत जिसने की, जो सपना देख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, अटल जी का उदाहरण उनके सामने है। हमारे पंडित नेहरू का उदाहरण मत लीजिए, श्रीकांत जी, जोगी जी ने कह दिया जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप क्या मानते हैं? राजीव गांधी का उदाहरण नहीं लीजिए आप। हमारे लिए भाजपा कोई मुद्दा नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस ने जो 10 साल में भ्रष्टाचार किया है वो बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने देश के खजाने को लूटा है, हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने महंगाई बढ़ाई, हमारे लिए वो बड़ा मुद्दा है। और किस तरीके से हेमराज शहीद की गर्दन पाकिस्तानी लोग काट के ले गए और इस सरकार ने 1 सप्ताह हमारे लिए ये मुद्दा है। हमारे लिए जनता का मुद्दा है, हमारे रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा नहीं है। चलिए समाजवादी पार्टी का रुख करना चाहूंगी। अशोक जी, आप ये बताइए
इस बार जो चुनाव होंगे उसके लिए मुद्दे ज्यादा अहम होंगे या मोदी ज्यादा अहम है? मुद्दे ज्यादा अहम है। देखिए, मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, दोनों पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे पे भाग रहे हैं, विकास पे भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में या चाहे देश में तीसरे मोर्चे की जितनी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने विकास किया है और देश की जनता इन दोनों पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नकार दिया है, क्योंकि इनके रिजिम में न तो विकास हुआ है, केवल महंगाई बढ़ा है। दोनों ने महंगाई बढ़ाया है, दोनों ने घोटाला किया है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां तो मुस्लिम समुदाय के लिए दूभर हो गया जीना। आप गुजरात में देखिए कैसे जो है मुस्लिम समुदाय दब करके रह रहा है। अशोक जी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि फिर मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र आएगा, बात निकलेगी दूर तक जाएगी। रुक करना चाहूंगी जेडीयू नेता प्रोफेसर रामकिशोर जी भी हमारे साथ मौजूद है। रामकिशोर जी, कहां तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते थे, सुशासन की बातें करते थे, अब जब भी वो मंच पर आते हैं उनके निशाने पर मोदी ही रहते हैं। क्या मुद्दे खत्म हो चुके हैं? आम आदमी के सरोकार से जुड़े मुद्दे क्या हाशिए पे आ चुके हैं? आप इस बात को समझ लें कि नीतीश कुमार कभी भी मोदी का नाम नहीं लिए हैं, बराबर वो मुद्दे की बात किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं 71 से लेकर के 9 तक के चुनाव, 11 चुनाव देखा है, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के देखा नहीं है, बल्कि उसी का मैं सक्रिय सदस्य रहा हूं और 9 में आडवाणी जी के नेतृत्व में देखा है। पहली बार यह व्यक्ति और व्यक्तियों के परिवार पर आक्षेप शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी जब से इसके नेता बने हैं, और पूरा भंग घुला हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। मैं पूछना चाहता हूं कि हम कार्यकर्ता रहे, चंदा मांग करके चुनाव लड़ते थे, आज जो ये अकूत धन खर्च हो रहा है चाहे मीडिया पर या प्रचार पर, आखिर यह कौन धन लगा रहा है? चलिए, पैसा कौन लगा रहा है? फिर एक बार हम विषय से भटक रहे हैं। बात हो रही थी कि आम आदमी से जुड़े मुद्दे, विकास का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो मुद्दा इस बार चुनावी बहस में कहां खो गया है? इस बहस में वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जब लौटूंगी तो आम आदमी क्या कहना चाहता है इन पार्टियों के बारे में, मुद्दों के बारे में, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जब लौट रहे हैं आप चलते रहिए समय के साथ। उलझे बाल पर शैम्पू बदलने का डर? ट्राई करो नया और बेहतर पैंटीन केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स के साथ, जो बालों को सुलझाए ताकि बाल बने इतने स्मूथ कि उंगलियां भी फिसल जाए। डैमेज से सुरक्षा के लिए नया और बेहतर पैंट। ये कोयले की नगरी है साहब, काले के सिवाय और कुछ यहाँ से ले जाने की उम्मीद भी मत रखना। चुनाव का एक भरोसेमंद चेहरा एसवाई कुरैशी, पत्रकारिता का मजबूत स्तंभ हरिवंश, राजनीति के चाणक्य अजय सिंह, सियासी नब्ज की मर्मज्ञ पूर्णिमा त्रिपाठी, दलित पॉलिटिक्स के पंडित बद्री नारायण, अर्थशास्त्र के कौटिल्य अरविंद मोहन, आम चुनाव की सबसे अनुभवी टीम और अनुभवी एंकर्स दिनेश गौतम और अलका सक्सेना के साथ देखिए निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। आज पॉलिटिकल पारा में यही सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी कहां खो गया है, क्योंकि अब निजी आरोप लग रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी के सरोकार से जुड़े मुद्दे कहीं खोते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी समस्याओं से शुरू हुई चुनावी जंग धीरे धीरे व्यक्तिगत हमलों पर आकर सिमट गई है। महंगाई, विकास, बेरोजगारी जैसे मुद्दे वक्त के साथ अब हाशिए पर चले आए हैं। आम चुनाव में आम आदमी की समस्याएं आखिर क्यों गायब हो गई हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आम चुनाव की जंग में हाशिए पर आम आदमी। कहां गए आम आदमी के मुद्दे? नेताओं के वादों भाषणों से आखिर क्यों गायब हो गया देश का आम आदमी? क्या व्यक्तिगत हमलों के युद्ध ने आम आदमी को किया गायब?
16वीं लोकसभा के लिए देश में आम चुनाव जारी है। देश का आम आदमी बदलाव और बेहतरी की आस लगाए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहा है। उम्मीदों के आसमान पर बैठा आम आदमी सोच रहा है कि चुनाव के बाद देश के हालात बदलेंगे और नई सरकार आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करेगी। लेकिन क्या चुनावी लीला के जानकार इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जानकारों की तो वही जाने, लेकिन फिलहाल वक्त के साथ आम आदमी चुनावी जंग में हाशिए पर है, क्योंकि नेता चुनाव में व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में लगे हैं। जो झांसी के अंदर उमा भारती बोल रही हैं, क्या वो विकास की जबान बोल रही हैं? गुजरात के अंदर जो तगोडिया बोल रहे हैं वो विकास की जबान है? जो बिहार के अंदर उनके गिरिराज, क्या नाम है उनके नेता का, वो पाकिस्तान भिजवा रहे हैं, वो विकास की जबान है? कौन सी विकास की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में राजनीति का स्तर घटा दिया। श्री नरेंद्र मोदी का जब आगमन हुआ है तब जेडीयू ने साथ इसलिए छोड़ा कि जो असली मुद्दे गैर कांग्रेसवाद के थे, जो 5 साल में उभरे थे, वो समाप्त हो जाएंगे, सांप्रदायिक मुद्दे उठेंगे। श्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के विकास से शुरू करके और अब कश्मीर पर और सांप्रदायिकता पर आकर लटक गए हैं। और मुझे कांग्रेस पार्टी जो है उसको तो बचाव मिल गया बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से जान बचाने का। उसने अडानी पकड़ लिया, उसने बाड्रा पकड़ लिया और जो मुख्य मुद्दे हैं वो गायब है। आम चुनाव में नेताओं के वादों और इरादों के बीच असली खेल कुछ और ही है। आम आदमी के नाम पर आम चुनाव में शिरकत कर रहे सियासी दल आम आदमी का नाम लेकर जो कर रहे हैं, क्या देश का आम आदमी वही चाहता है? क्या रायबरेली या वाराणसी के किसी आदमी को इस बात से कोई खास फर्क पड़ता है कि अडानी और वाड्रा को जमीन कैसे और क्यों दी गई? शायद नहीं, लेकिन फिर भी चुनावी आग में नेता इसके नाम पर घी डालकर आग को अपने फायदे के लिए जलाए रखना चाहते हैं। ये सच है कि अन्य लोग जो तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं, अडानी की या किसी की भी बातें कर रहे हैं, तो वो लोग केवल युद्ध तो मैदान तो वही है, पर युद्ध का जो डायरेक्शन है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग पूरी ताकत लगा के जनता को मुद्दे पर खड़ा रखे हैं। जिस देश का मुद्दा है भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास इस देश का मुद्दा है। करोड़ों करोड़ नौजवान जो बेरोजगार भटक रहे हैं, इस देश का मुद्दा उन नौजवानों की बेरोजगारी है। आम आदमी भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से निजात चाहता है, लेकिन क्या नेता आम आदमी को वादों के लॉलीपॉप के अलावा और कुछ दे रहे हैं? व्यक्तिगत हमलों के बीच हाशिए पर पहुंच चुकी आम आदमी की समस्याएं क्या नेताओं की आपसी खींचतान से हल हो जाएंगी? ये सोचने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के उत्सव में जो आम आदमी के लिए 5 साल में एक बार होता है, नेता असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और आम आदमी इस चुनावी चकचक को सुन रहा है और इंतजार कर रहा है कि कब वो राजनीति के केंद्र में आएगा और उसके सपने साकार होंगे। समय के लिए प्रभाकर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा का ही रुख करना चाहेंगे। श्रीकांत जी, बीजेपी के लिए अहम बात यह रही कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया था। अब जब नरेंद्र मोदी मंच पर आते हैं तो उम्मीद ये की जाती है, क्योंकि ये आने वाले वक्त में पीएम के तौर पर क्योंकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, पीएम भी बन सकते हैं, इसलिए क्या इनका विजन होगा, क्या नीति होगी, आर्थिक नीति हुई, विदेश नीति हुई, इसके बारे में जनता जानना चाहती है। वो आते हैं, वो एबीसीडी पढ़ाते हैं, वो आरएसवीपी पढ़ाते हैं, उसके बाद वो दामाद श्री के बारे में बात करते हैं और चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आम आदमी इससे बड़ा मायूस हो सकता है? देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। हमारा मुद्दा गुड गवर्नेंस है, देश का विकास है। हम वादे नहीं इरादे के साथ आए हैं। हम एक्ट की बात नहीं करते, हम एक्शन की बात करते हैं। हमने अच्छा काम किया है, ये आप देख सकती हैं गुजरात में कितना अच्छा नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया। वाजपेयी जी के टाइम पे 18 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बनती थी। और हम जब गए सरकार से तो गुजरात में क्या काम किया? सवाल ये है कि 125 करोड़ की जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि देश के पीएम बनेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे। वो विजन तो उन्हें शेयर करना पड़ेगा। हमारा विजन स्पष्ट है। हम बार बार आपको कह चुके हैं। आप 1 घंटे का मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं विजन आपको स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन अभी आप विजन की बात कर रही हैं। हमारा विजन स्पष्ट है, देश की जनता जानती है, भाजपा शासित राज्य जानते हैं, ये देश पूरी तरह से जानता है। आप ये क्या चाहती हैं कि हम सोनिया गांधी के दामाद के भ्रष्टाचार को नहीं उठाएं? हमारे लिए आम आदमी और खास आदमी में कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस का भ्रष्टाचार प्रमुख है। चलिए, आम जनता क्या चाहती है श्रीकांत जी, कौन सा मुद्दा उठे ये पहले सुन लेते हैं। दिल्ली की जनता से खास बातचीत की समय संवाददाता प्रभाकर कुमार ने, उसके बाद लौटते हैं बहस पर।
इस वक्त देश में आम चुनाव चल रहा है और कई चरणों के चुनाव होने के बाद बयानबाजी और तेज हो गई है। कोई रॉबर्ट वाड्रा का नाम ले रहा है, कोई अदानी का नाम ले रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि कौन सच्चा कौन झूठा, मतलब आम आदमी की बात छोड़कर महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, रॉबर्ट वाड्रा कहां से आ गए। हम लोगों से पूछते हैं, सर ये नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस पार्टी के बीच जिस तरह से बयानबाजी का दौर चल रहा है, वो रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हैं, कहते हैं उन्होंने जमीन घोटाला किया। तो क्या लग रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है? ये सारे वास्तव में झूठे भी हैं और भ्रमित भी हैं। ये सारे दूसरों को बेवकूफ, नासमझ, बेईमान ये सारे जरूर बताते हैं, लेकिन खुद भी वैसे ही हैं। मतलब ये जो दोनों बयानबाजी कर रहे हैं, ये दोनों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है और जब तक इनके पास अपना एजेंडा नहीं है, उनकी आर्थिक नीतियां क्या होंगी, तब तक आम आदमी इनका विश्वास करने तक की स्थिति में नहीं है। आम आदमी विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या लगता है रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को उठाना, फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर अदानी को लेकर आरोप लगाना, तो ये क्या है? आम आदमी की जो समस्या है, कहीं न कहीं ऐसा लगता नहीं कि आम चुनाव में आम आदमी की चर्चाएं कम हो रही हैं? ये आम आदमी इस देश से खत्म कर दिया राजनीतिक पार्टियों ने। ये सिर्फ एक दो आदमी पर बिंदु लेते हैं। आम आदमी की क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या हमने करना है, उसको सब नकार दिया। क्योंकि आम आदमी कल चुनाव के बाद ये ना पूछने लगे कि भाई आपने तो ये वादा किया था, अब ये तो कह देंगे हमने तो रॉबर्ट वाड्रा का वादा किया था जी। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, विकास का मुद्दा गायब है। बिल्कुल, विकास का मुद्दा है, ना आर्थिक नीति का मुद्दा है, ना बेरोजगारी का मुद्दा है, ना खाने का मुद्दा है, ना भूखमरी का मुद्दा है। सारे मुद्दे गौण कर दिए गए, सारे मुद्दे गायब हो गए। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस टाइम? जो भी हो रहा है वो बस ये हो रहा है, आम आदमी को भटकाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस टाइम मेन मुद्दा आम आदमी नहीं है, इस टाइम में मेन मुद्दा रॉबर्ट वाड्रा। तो मुझे लगता है श्रीकांत जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब कांग्रेस नेता अजीत जोगी जी का भी रुख कर लेते हैं। अजीत जी, कांग्रेस तो बीजेपी के लिए कहती थी कि बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी करना है। अब आप इतना मोदी मोदी कर रहे हैं कि आम जनता कह रही है आप कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। देखिए, आप राहुल जी का भाषण कहीं का भी सुन लीजिए, सोनिया जी का सुन लीजिए, हमेशा उन्होंने कहा हम इस बार आपको राइट टू हेल्थ दे रहे हैं, इस बार हम। जोगी जी, आजकल भाषण में तो देखा जाता है वो टॉफी की बात करते हैं, सोनिया गांधी गुजरात मॉडल की बात करती हैं। नहीं, वो बात उसके अतिरिक्त अपना जो नया मैनिफेस्टो हमारा इस चुनाव के लिए बना है, जिसमें हमने कहा है हेल्थ फॉर ऑल, सबके स्वास्थ्य का मुफ्त इलाज होगा, जिसमें हमने कहा है सबके ऊपर छत होगी, सबको मकान दिया जाएगा, जिसमें हमने कहा है 10 करोड़ बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिया जाएगा। ये बातें हर जगह कही जा रही हैं। पर जो बात क्या लगता है, जब आपको लगा कि अब मुद्दों पर बात नहीं बन रही है, जनता कहीं ना कहीं 10 साल के शासन से त्रस्त हो गई है, तो आपको लगा निजी हमलों से फायदा हो सकता है कांग्रेस को और इसलिए स्ट्रैटेजी बदल दी गई? नहीं, प्रियंका आगे आ गई और निजी हमले कर रही है मोदी को लेकर। नहीं, प्रियंका जी तो इसलिए बोल रही हैं, वो तो रायबरेली और अमेठी से बाहर नहीं निकली हैं, पर पूरा देश उनको सुनता है और उनसे प्रभावित होता है। जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद ये सच में भयभीत हो गए हैं, बौखला गए हैं। जैसा उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिल चाहिए देश चलाने के लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। इसमें कौन सा पर्सनल अटैक किया उन्होंने सही कहा कि कोई आपकी ताकत देख के व्यक्तिगत। चलिए, समाजवादी पार्टी के नेता अशोक देव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस वक्त ये वो बात है जो बहुत ज्यादा दोनों पार्टी को सूट कर रही है? एक दामाद गेट की बात करते हैं, एक स्नूप गेट की बात करते हैं, विकास के मुद्दे से लोगों को भटका रहे हैं, जनता को भटका रहे हैं। हमको 1 मिनट टाइम दीजिएगा, बीच में काटिएगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि ये मेन मुद्दे से दोनों लोग भटक गए हैं और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कोई काम नहीं किया है देश में, ना गुजरात में ना भारत में किया गया है। अभी ये कह रहे थे साथी भारतीय जनता पार्टी के कि 24 घंटे बिजली आती है गुजरात में, सिर्फ 3 से 4 घंटे आती है, और वो भी 60% क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र है। सुशासन की बात कर रहे थे, 32 पुलिस अधिकारी जेल में है गुजरात में, और कृषि मंत्री और जो राज्य पशुशासन मंत्री हैं, पशुधन मंत्री हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या यही विकास है वहाँ का? अशोक जी, उत्तर प्रदेश के विकास पर मैं आ जाती हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी जनता बहुत त्रस्त है। कर दी थी, हमने ऋण माफ कर दिया था, हमने उनके लिए बीमा बढ़ा दिया था, हमने लड़कियों के लिए काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती।
जी, अखिलेश के राज में बलात्कार क्यों इतने बढ़ गए हैं? महिला सुरक्षा क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित है कविता जी, उत्तर प्रदेश में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अगर बलात्कार ज्यादा है तो बंबई में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अपराध कम हो गया है। इतना कम कभी नहीं हुआ। ये 2 सालों में जितना अपराध कम हुआ है, इतना अपराध कभी कम नहीं हुआ। चलिए, जेडीयू नेता प्रोफेसर रामकिशोर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकिशोर जी, ये बातें सुनकर आपको हंसी आ रही थी, क्यों? हंसी इसलिए आ रही है कि हंसी के पात्र ये तीनों हैं। अब जोगी जी वरिष्ठतम नेता हैं, उनको तो बाध्यता है कि वो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के रट लगाना, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को कौन बाध्यता हो गई कि सिर्फ गुजरात की बात करते हैं? क्या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 वर्षों में कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं किया था जिसे इन्हें आगे बढ़ाना है, उसकी चर्चा करें? क्या शिवराज जी कोई अच्छे काम एक भी नहीं किए हैं? रमन सिंह ने नहीं किया है, पनीकर जी ने नहीं किया है। चूंकि मैंने यही बात कहा था तो मुझ पर शोकज हुआ था और मैंने रिजाइन किया था। श्रीकांत शर्मा जी, गुजरात के अलावा दूसरी राज्य की बात कोई भाजपा रामकिशोर जी, अब मेरा एक सवाल आप सुनिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार से भी जनता बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है। सर्वे तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 40 में से इस बार 6 सीटों से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। अब जवाब दीजिए। अब सुनिए ना, सर्वे सारा झूठा है, प्रायोजित है। नीतीश कुमार बराबर समावेशी विकास, सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर वोट मांग रहे हैं। वो कभी किसी के गाली देकर वोट मांगने वाले नेता नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी का, कर्पूरी ठाकुर का, अब इस बात पर देखिए रामकिशोर जी, अब आपकी बात पर बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा जी को हंसी आ रही है। श्रीकांत जी, हंसी क्यों आ रही है आपको? हंसी इसलिए आ रही है कि ये मोदी फोबिया में ग्रस्त है। इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। आलोचना करने के लिए आलोचना करो। वाजपेयी जी का जो मॉडल था, वाजपेयी जी की बातें मैं आपको लगातार कर रहा हूं, लेकिन शायद ये सुन नहीं पा रहे पूरी चर्चा को, क्योंकि मोदी फोबिया में ये इनको बीमारी हो गई है मोदी जी के नाम की, इसलिए उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जनता इनसे जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ रही। एक काम गिनाइए, कौन काम वाजपेयी जी का अधूरा है जिसे पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी? एक काम बताइए, और उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? शिवराज सिंह ने अगर अच्छा काम किया, चर्चा क्यों नहीं हो रही है? रमन सिंह की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? पर्रिकर की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं करने की हिम्मत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेताओं को? नरेंद्र मोदी फोबिया से आप ग्रसित है, आप है। रामकिशोर जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं। श्रीकांत जी, कहिए। सुन लीजिए, आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूं। बीजेपी में क्या हो रहा है, हमारा बड़ा संगठन है, हम लोग सक्षम है अपनी पार्टी को चलाने में, आप चिंता मत करिए। और जहां तक भाजपा के एजेंडे की बात है, पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं हमारा एजेंडा गुड गवर्नेंस है, हमारा एजेंडा विकास है, और इसी एजेंडे को लेकर हम जनता के दरबार में हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, और इसी आजाद सुन लीजिए, जुलाई को आपसे बिहार की जनता आपको नहीं सुन रही है। बिहार की जनता ने आपको सुनना, आपको सीरियस लेना बंद कर दिया है। रामकिशोर जी, बात तो नीतीश कुमार जी को सीरियस बिहार की जनता नहीं लेती है। ये बोल रहे हैं बीच में, कैसे बात है तो बताइए। इनका माइक बंद कर दीजिए। बिहार की जनता इनका माइक बंद कर चुकी है, आप बंद कर दीजिए। भाजपा का पहले दिन से एजेंडा है गुड गवर्नेंस, विकास पर भाजपा 2014 के चुनाव को लड़ रही है। ये इतिहास गवाह है कि हमने अच्छा काम किया वाजपेयी जी के कार्यकाल में। ये आप लोग भी जानते हैं, आपके रिपोर्टर जानते हैं कि हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात अच्छा काम हो रहा है। इसी तर्ज पर जनता हमको आशीर्वाद देगी, हम अच्छा काम करेंगे। चलिए, अजीत जोगी जी, हम ज्यादा समय नहीं मांग रहे, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि वो कब बोल पाएंगे। श्रीकांत जी, अब अजीत जी से भी बात कर लेने दीजिए, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। अजीत जी, आप ये बताइए कि पार्टी के बड़े नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंचे थे, रायशुमारी के साथ उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था। आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो मैनिफेस्टो और वादों की बात कम होती है, मोदी की बातें ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप जो राहुल जी बोलते हैं, सोनिया जी बोलती हैं, हम लोग बोलते हैं, उसे
उसका विश्लेषण करेंगे तो हमारे घोषणा पत्र में जिन बातों को हमने शामिल किया है उनका उल्लेख जरूर किया जाता है। ये भी सही है कि यदि हमारे ऊपर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, यदि एक स्तर से नीचे उतरकर बात हो रही है, यदि शाहजादा कहा जा रहा है, यदि किसी को निकाल के फेंक देने की बात कही जा रही है, या किसी को इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से खुराफाती कहा जा रहा है, तो इन सब चीजों का जवाब भी तो देना पड़ेगा। अजीत जी, लेकिन वो उन हैं। सवालों पर भी जाएंगे, लेकिन आप 10 साल आपकी पार्टी की सरकार थी, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो आप जनता को गिना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो आप पर उठ सकते हैं, लेकिन उस डिबेट पे न फंसते हुए आप एक शख्स को टारगेट करते हैं, मोदी की बात लगातार करते रहते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये जनता के साथ नाइंसाफी है, धोखा है? आम आदमी के सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है कि हम लोग केवल मोदी केंद्रित हैं। मोदी की बात तो चलते चलते नरेंद्र मोदी जी की बात करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दुष्प्रचार किया है उसका स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी था। अब जनता समझने लगी है, अब जनता को के सामने साफ आ गया है कि किस तरह से वो अल्पसंख्यकों के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या विदेश नीति है। वो आज तक एक शब्द नहीं बोले कि रशिया में जो हो रहा है या इजराइल और चलिए जवाब ले लेते हैं। अजीत जी, मुझे ब्रेक भी लेना है। श्रीकांत जी, विदेश नीति पर बात क्यों नहीं होती, नीतियों पर बात क्यों नहीं होती है? अपने आप को प्रधानमंत्री, लेकिन जनता आज अजीत जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2009 में जनता से कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करोगे, और आपने 100 रुपए दाल बेची, 50 रुपए किलो चीनी बेची। आपने कहा काले धन को वापस लाएंगे, आपने कहा रोजगार देंगे। वाजपेयी जी ने 6 करोड़ रोजगार दिए, लेकिन आपने 2 करोड़ रोजगार छीन लिए। आपने भ्रष्टाचार का आपने रिकॉर्ड बनाया, आपने शतक ठोका भ्रष्टाचार का, और इस पर हम अगर आप बात करते हैं तो आपको दर्द होता है। आंकड़ों पे मंगलवार में मत जाइए। आपसे कई गुना ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया। मनरेगा में किसने रोजगार दिया है? हाँ, मतलब गांव के व्यक्ति को, गांव के नौजवान को आप बोलेंगे गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो। अब गांव का नौजवान मेडिकल पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता, गांव का नौजवान इंजीनियर नहीं बन सकता, गांव का जवान साइंटिस्ट नहीं बन सकता। है कि आंकड़ों के मकर जाल में हम फंस जाते हैं, लेकिन आम आदमी की सीट लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन आम आदमी क्या चाहता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ से लेकर और तमाम शहरों तक पहुंचेंगे। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, छोटा सा ब्रेक। जल लौट रहा है, पॉलिटिकल पारा लगातार चढ़ा हुआ है, आप चलते रहिए समय के साथ। उलझे बाल पर शैम्पू बदलने का डर? ट्राई करो नया और बेहतर पैंटीन केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स के साथ, जो बालों को सुलझाए ताकि बाल बने इतने स्मूथ कि उंगलियां भी फिसल जाए। डैमेज से सुरक्षा के लिए नया और बेहतर पैंटीन। राजेश मसाला, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। ए रज्जू भैया, ये रिटायरमेंट का होते हो? ये बुड़बक, रिटायरमेंट का मतलब होता है काम से छुट्टी और आमदनी से नहीं, समझो। बूंद बूंद कर भर लो सागर, 100 रुपए में ही हो शुरुआत। स्वावलंबन में हर महीने 100 रुपए जमा करो और 60 की उम्र के बाद करो ठाठ। 100 रुपए हर महीने जमा करने पर भारत सरकार की तरफ से हर साल 1000 रुपए का योगदान पाओ। फोन घुमाओ। स्वावलंबन 1800-110708। उलझे बाल पर शैम्पू बदलने का डर? ट्राई करो नया और बेहतर पैंटीन केराटिन डैमेज ब्लॉकर्स के साथ, जो बालों को सुलझाए ताकि बाल बने इतने स्मूथ कि उंगलियां भी फिसल जाए। डैमेज से सुरक्षा के लिए नया और बेहतर पैंटीन। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्यरत्न ग्रहमान बदल देते हैं। अब थूक लगाकर नोट गिनने के दिन गए, क्योंकि अब एस टेलीशॉप लेकर आए हैं ऑटोमेटिक मनी काउंटर विद फेक करेंसी डिटेक्टर, यानी कि नकली नोटों को ये तुरंत पहचानेगा और इसके एक्सेलेंट फीचर्स हैं। काउंट 600 नोट्स पर मिनट, सेव टाइम एंड लेबर कॉस्ट और भी बहुत कुछ। ये आपको मिल रहा है सिर्फ 3999 रुपए में। मनी काउंटर बॉक्स में आपको मिलेगी मनी काउंटर मशीन, एसी अडेप्टर, ऑर्डरली नोट रखने के लिए क्लैंप। मनी काउंटर मशीन के पीछे आप एसी अडेप्टर लगाएं और स्विच ऑन करें। मशीन के पैनल को साइड में करके ऑर्डरली नोट रखने के लिए क्लैंप लगाएं
और सिंगल टच से आपकी नोटों की काउंटिंग शुरू। नोट चाहे 1000 के हों या 500 के हों या 100 के हों, काउंटिंग होगी प्रॉपरली। और नकली नोटों को ये इस तरह से इजीली पहचान लेता है। इस मनी काउंटर को आप इजीली यूज कर सकते हैं अपनी शॉप्स, ऑफिसेज या किसी भी कैश काउंटर पर। ये मनी काउंटर करेगा क्विकली एंड प्रॉपरली काउंटिंग एंड सेव योर टाइम। Grab this amazing product for just ₹3,999. Shop now. आपको ये मिलेगा 6 months की वारंटी के साथ। देर ना करें, अभी ऑर्डर करें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर। यदि आप इसे अभी किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। अभी ऑर्डर करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9136588888। आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। SMS ATS to 57575। हमारी वेबसाइट है www.aceteleshop.com। पूरे भारत से कहीं से भी कॉल करें और पाएं फ्री होम डिलीवरी। जी हाँ, तलाश लगातार जारी है, पॉलिटिकल पारा लगातार जारी है। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी कहां खो गया है। संवाददाता एहतराम अली ने मुंबई के लोगों की राय जानी है, आपको दिखाते हैं। इनके अलावा कई इश्यूज है जिनके ऊपर आम आदमी का ख्याल इस वक्त नहीं जा रहा है, क्योंकि मीडिया की पब्लिसिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है और लोगों का सोचने का ढंग भी उसी तरह से होते जा रहा है। ये मुद्दे अगर साइड में रख देंगे और जो मेन जनता की जो प्रॉब्लम्स है अगर उसके ऊपर उन लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो विकास की जो मुद्दे हैं वो सब पिछड़ गए हैं। जो हमें आजकल की चिंता है, जो आजकल हमें विकास करना है, उसके मुद्दे सभी पक्ष भूल गए हैं और व्यक्तिगत जो रूप की जो टीका हो रही है वो गलत है। सब एक जैसे हैं, सब नेता